नमस्कार, पॉलिसी बाजार में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इंश्योरेंस क्लासरूम में आज हम बातचीत करेंगे मल्टीपल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज की, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान भी मौजूद हैं। मिस्टर यशिश दहिया साहब मौजूद हैं policybazaar.com से। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो इस पर बातचीत करेंगे। मिस्टर यशिश, सबसे पहले तो ये कि वैसे तो लोग क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड्स को कलेक्ट करते हैं, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर अगर देखें हेल्थ इंश्योरेंस, तो वो एक ही रखते हैं। अगर उसको मल्टीपल रखने की प्रक्रिया होती है तो उसमें कितनी समझदारी होती है? देखिए, जो हेल्थ इंश्योरेंस अलग अलग तरह की होती हैं। आपके पास जो बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस, तो ज्यादातर लोग मानते हैं कि भाई हॉस्पिटल में जाएंगे, आपको अगर कुछ खर्चा आया तो वो खर्चा वापस मिल जाएगा। वैसी पॉलिसी आपको दो लेने में ज्यादा फायदा नहीं होता, उससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो वो एक ही पॉलिसी होनी चाहिए, एक ही पूरी पॉलिसी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन साथ में और बहुत सारी पॉलिसी होती हैं। ऐसा हो सकता है कि आप एक 3 लाख रुपए तक की कवर लें और उसके ऊपर आप एक सुपर टॉप अप कवर लें, जो कि 3 लाख रुपए से 10 लाख रुपए का अगर खर्चा आए तो आपको बहुत कम खर्चे पे वो कवर हो सके। तो ये अलग प्लान्स होते हैं। क्रिटिकल इलनेस प्लान्स आप ले सकते हैं, आप डिसेबिलिटी राइडर्स ले सकते हैं। ये सब राइडर्स हैं या सेपरेट प्लान्स हैं। पर जो बेसिक हेल्थ कवर है, जो आपने पहले 3 लाख या पहले 5 लाख के लिए जो आप अपना कवर लेते हैं, वो दो लेने में फायदा नहीं है। उससे आपकी लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ सकती है। जी, लेकिन मिस्टर यशिश, ऐसे अगर मल्टीपल लेते हैं तो क्या जब नई पॉलिसी लेने से पहले ये जरूरी है कि पुरानी पॉलिसी को हम डिस्क्लोज करें कि हमने पुरानी पॉलिसी कौन सी ली है? जरूर आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। कंपल्सरी नहीं है ये, लेकिन आपको बताना चाहिए कि अगर आपके पास एक और पॉलिसी रनिंग है तो आपको इनको इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन क्लेम लेते समय आपको जरूर इन्फॉर्म करना पड़ेगा पॉलिसी कंपनी को कि आपके पास दूसरी पॉलिसी भी है। जी, और क्लेम की प्रक्रिया क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है क्लेम कितना सरल तरीके से मिल पाएगा, और जो नई पॉलिसी लेने जा रहे हैं उसके लिए क्लेम प्रक्रिया किस तरह की अपनाएं? हाँ, तो इसमें थोड़ी सी आसानी कर दी है। अभी जो IRDA रेगुलेटर है उन्होंने कुछ चेंज किए हैं हाल में। तो पहले क्या होता था, अगर आपके दो पॉलिसी होती थी तो कहीं आपके पास एक पॉलिसी है 3 लाख रुपए की और एक पॉलिसी है 2 लाख रुपए की, तो ये 60% और 40% एक तरह से माने जाते थे। तो इसमें क्या होता था, अगर आपके पास 1 लाख रुपए का खर्चा आता था तो एक कंपनी 60,000 रुपए देने वाली थी और एक कंपनी 40,000 रुपए देने वाली थी। तो इसमें आप एक कंपनी को क्लेम करते थे कि भाई मेरे पास आप 60% पेमेंट करेंगे, आप 60% कीजिए। दूसरी कंपनी के पास रहते थे कि आप अपना 40% पेमेंट कीजिए। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। अभी क्या है, आपके पास चॉइस है। अगर आपके पास दो पॉलिसीज हैं, एक 3 लाख रुपए की और एक 2 लाख रुपए की, और अगर 1 लाख रुपए का क्लेम आया, आप किसी भी कंपनी पे जाकर वो अपना 1 लाख रुपया क्लेम कर सकते हैं और आपको वो बेनिफिट इमीडिएटली वहां से मिल जाएगा। आपको दूसरी कंपनी में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका क्लेम 4 लाख रुपए का है तो आप 3 लाख रुपए एक कंपनी से ले सकते हैं और फिर दूसरी कंपनी से अपना 1 लाख रुपए और क्लेम कर सकते हैं एडिशनली। लेकिन ये सीक्वेंशियल प्रोसेस, आपको अभी ये नहीं है कि आप कंपल्सरी दोनों पॉलिसी इस्तेमाल करनी है। आप कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये जो रिसेंट चेंजेस से कस्टमर को काफी फायदा हुआ है। लेकिन यशिश जी, आपको क्या लगता है, अगर मल्टीपल पॉलिसी लेते हैं या इंडिविजुअल पॉलिसी है तो उसमें क्या फर्क होता है? और दूसरा, क्या डॉक्यूमेंटेशंस मल्टीपल पॉलिसी में ज्यादा देने पड़ेंगे, इसलिए क्या कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है? डॉक्यूमेंटेशन इतना ज्यादा नहीं होता। तो इसे समझ लेते हैं कि देखिए, सपोज आपकी एक पॉलिसी है, आपने 3 लाख रुपए की पॉलिसी ली, लेकिन उसमें कुछ सब लिमिट्स वगैरह थे, तो आपको खर्चा, आपका 2 लाख रुपए का खर्चा आया हॉस्पिटल में, लेकिन आपको कंपनी ने कहा कि हम इसमें से आपको 1.5 लाख रुपए ही दे सकते हैं, क्योंकि हमारी कुछ लिमिटेशंस थी, रूम रेंट कैपिंग्स थी, कोई डिजीज कैपिंग्स थी, कोई प्रोसीजर कैपिंग्स थी, तो ये 50,000 रुपए रह गए हैं। तो आप पहली कंपनी को अपना क्लेम रखेंगे, 1.5 लाख रुपए वहां से लेंगे। उसके बाद जो बाकी 50,000 रुपए हैं, आपका ऑप्शन है, अगर दूसरी जो पॉलिसी है उसमें वो सब लिमिट्स नहीं है तो आप दूसरी पॉलिसी से वो 50,000 रुपए भी क्लेम कर सकते हैं। तो जो आपकी सब लिमिट बेस्ड लॉस होता है ना एक पॉलिसी पे, वो आपका लॉस कम हो सकता है मल्टीपल पॉलिसी से, लेकिन ये एक एडवाइजेबल रूट नहीं है। आप एक पॉलिसी शुरू में ही ले लें जिसमें सब लिमिट्स ना हो, आपके लिए सस्ती। तो जो आपकी सब लिमिट बेस्ड लॉस होता है ना एक पॉलिसी पे, वो आपका लॉस कम हो सकता है मल्टीपल पॉलिसी से, लेकिन ये एक एडवाइजेबल रूट नहीं है। आप एक पॉलिसी शुरू में ही ले लें जिसमें सब लिमिट्स ना हो, आपके लिए सस्ती भी पड़ेगी, सिंपल भी पड़ेगी। तो कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ इतनी है कि आपको एक कंपनी से क्लेम लेने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको कंपनी से मिलेंगे कि हमें इतना क्लेम आपने मांगा था और इतना क्लेम आपको मिल चुका है, ये आपके मेडिकल के बिल्स थे, वही सबके सब लेके, उनके जो बिल्स की कॉपीज लेकर आपको दोबारा से फाइल करनी पड़ेगी दूसरी कंपनी के साथ। तो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है।
जो कि इतना हेल्पफुल नहीं है कस्टमर के लिए। कुछ लोग ये भी अपनाते हैं कि उनके एम्प्लॉयर तो जहां वो काम कर रहे होते हैं वहां एम्प्लॉयर की तरफ से तो मेडिक्लेम पॉलिसी होती है, लेकिन अलग से वो इंडिविजुअल पॉलिसी भी लेते हैं। तो ऐसे में जब इंडिविजुअल पॉलिसी ले, सिर्फ अगर इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी चल रही हो, उसमें क्या सरल प्रक्रिया हो सकती है? देखिए, मैं इसमें क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि वो एक बहुत अच्छा आइडिया है अपनी इंडिविजुअल प्लान लेना। और वो इसलिए है क्योंकि 45 साल के होने के बाद अगर कोई बीमारी हो जाती है तो हेल्थ इंश्योरेंस मिलनी मुश्किल हो जाती है। और अगर आप एक जॉब चेंज करते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस आपकी कंटिन्यू नहीं रहती है, तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन जहां तक आपकी प्रक्रिया इस्तेमाल करने की है, जो आपकी कंपनी की पॉलिसी है, आप वहां पर पहले क्लेम कर सकते हैं अगर आप चाहें। जो आपको पैसा मिलता है वहां से मिल जाता है, फिर आप उसी जो आपको क्लेम आपने मांगा है, जब वो क्लेम मिला है, वो दोनों के दोनों फॉर्म्स लेकर आपको जमा करने होते हैं अपने सेकंड क्लेम में, और आपको वहां से सेकंड क्लेम मिल सकता है। तो यही प्रोसेस रहेगा जैसे दो अलग पॉलिसीज का रहता है, वही प्रोसेस यहां पर रहेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपकी कंपनी ने आपको 3 लाख रुपए का कवर दे रखा है या 2 लाख रुपए का कवर दे रखा है, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप एक इंडिविजुअल पॉलिसी पूरी की पूरी 5 लाख की और लें। आप एक सुपर टॉपअप ले सकते हैं। टॉपअप यानी कि आप एक पॉलिसी को टॉपअप कराते हैं। एक बात समझिए, ज्यादातर जो बीमारियां होती हैं 50,000 रुपए से कम में सॉल्व हो जाती हैं। कुछ बीमारियां कभी कभी खर्चा आता है जो कि 1 लाख रुपए से लग रहा है और ऊपर जाता है। तो जो आप 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, उसमें पहला 1 लाख तो बहुत बार इस्तेमाल होता है, जो आखिरी 9 लाख है वो बहुत कम बार इस्तेमाल होता है। इसलिए जो टॉपअप पॉलिसीज होती हैं वो काफी सस्ती होती हैं बेस पॉलिसीज से। तो इसलिए टॉपअप पॉलिसी लेने में आदमी को फायदा है। और प्लस कॉर्पोरेट पॉलिसी और इंडिविजुअल पॉलिसी होना तो वैसे भी जरूरी है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमारी हो जाती है तो बाद में पॉलिसी मिलने से मुश्किल ना हो, आसानी रहे, तो वो पॉलिसी आपकी कंटिन्यू रहती है पूरी लाइफ लॉन्ग। और ये भी है कि जैसे कुछ अलग अलग बीमारियां हैं, कैटेगरिकली आप क्लेम भी ले सकते हैं। बिल्कुल, ये भी पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल आप ले सकते हैं। देखिए, आप जो स्पेसिफिक बीमारीज हैं, आपको जो कॉर्पोरेट पॉलिसी में आपको फायदे हैं वो ये है कि आपके डे 1 से काफी सारे कवर्स शुरू हो जाते हैं। तो वेटिंग पीरियड नहीं होते हैं। वेटिंग पीरियड होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं, 90 डेज तक हो सकता है कि मैटरनिटी वेटिंग पीरियड हो। पर किसी भी ग्रुप पॉलिसी का मेन फायदा यह है कि उसमें वेटिंग पीरियड लंबे नहीं होते। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के उसमें वेटिंग पीरियड लंबे नहीं होते। तो आपको जो क्लेम आपको एक नॉर्मल पॉलिसी पे ना मिल पाएगा पहले 2 साल या 4 साल में बिकॉज ऑफ वेटिंग पीरियड, वो आपको एक कॉर्पोरेट पॉलिसी में मिल सकते हैं। और मैटरनिटी कवर भी उसमें आपको फर्स्ट ईयर से ही मिल सकते हैं, जो कि आपको एक इंडिविजुअल प्लान में पहले 2 साल की कोई भी कंपनी नहीं देगी। ज्यादातर कंपनियां वो 3-4 साल का वेटिंग पीरियड रखती हैं। फिर भी यशिश जी, यहाँ पर यह भी सवाल होता है कि क्लेम कहाँ पहले करना चाहिए, कौन सी पॉलिसी, क्योंकि कंफ्यूजन, जैसा कि मेरा पहला सवाल था कि डॉक्यूमेंटेशंस अगर ज्यादा हो तो क्या कंफ्यूजन किसी भी को नहीं होगा, किसी भी व्यक्ति को, और अगर कंफ्यूजन होता भी है तो कहाँ पहले क्लेम करना चाहिए? तो एक रूल ऑफ थंब रखिए, जिस भी पॉलिसी में आपके ज्यादा ये हो, आपके सब लिमिट्स ज्यादा हों, उस पॉलिसी में क्लेम पहले कीजिए। बहुत सिंपल बात आता हूं, सपोज आपके पास 2 पॉलिसियां 1-1 लाख रुपए की, आपको क्लेम आया तकरीबन 1.5 लाख रुपए का। आपने पहली पॉलिसी में क्लेम किया। अब पहली पॉलिसी में बहुत ज्यादा सब लिमिट्स हैं और वो सब लिमिट लगकर आपको 40,000 रुपए ही मिले। आपने 1.5 लाख का क्लेम किया था, 40,000 रुपए मिले आपको। 1,10,000 का क्लेम आपने दूसरी पॉलिसी पे किया। आपकी पॉलिसी 1 लाख रुपए की है, आपको 1 लाख रुपए मिल गए, उसमें कोई सब लिमिट्स नहीं है। अब आप ऐसे चलते हैं तो आपको टोटल में 1,40,000 रुपए मिल गए। अब चलते हैं दूसरी पॉलिसी, दूसरी तरीके से। आप पहले गए उस पॉलिसी में जहां पे कोई सब लिमिट नहीं है, तो आपको 1 लाख रुपए शुरू में मिल गए। आपके पास 40,000 रुपए, 50,000 रुपए का क्लेम बाकी है। आपने 50,000 रुपए का क्लेम सेकंड पॉलिसी में डाला जिसमें बहुत सारे सब लिमिट्स हैं। हो सकता है आपको उस 50,000 में सिर्फ 20,000 ही मिले, क्योंकि उसमें सब लिमिट्स बहुत तेज हिट होते हैं। तो पहले अपने जो सब लिमिट वाली पॉलिसी है उसको पूरा एग्जॉस्ट कर लें, ताकि उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, और जो नॉन सब लिमिट पॉलिसी है उसको बाद में इस्तेमाल करें। तो यानी आपका कहने का मतलब है कि पॉलिसी में जो लिमिट्स होती हैं उसकी सीक्वेंसिंग बहुत जरूरी है। अगर आपके पास अगर आप लिमिट्स ब्रीच करने वाले हैं तो जहां पे आप ब्रीच कर रहे हैं उसे पहले इस्तेमाल कीजिए, जहां पे आप ब्रीच नहीं करने वाले हैं उसे बाद में इस्तेमाल। अगर आपके पास 2 पॉलिसीज हैं, अगर आप इस कंफ्यूजिंग सिचुएशन में हैं जहां आपके पास 2 इंडिविजुअल पॉलिसीज हैं, तब वो इस्तेमाल कीजिए। पर 2 इंडिविजुअल पॉलिसीज एक सलाहजनक हम राय नहीं देते हैं। मेरे हिसाब से आपको एक ही पॉलिसी रखनी चाहिए अपनी। टॉपअप पॉलिसी अलग है, वो जरूर रख सकते हैं आप। आपके पास क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी, वो भी आप रख सकते हैं।
और एक अगर आपके पास कॉर्पोरेट पॉलिसी है तो एक इंडिविजुअल पॉलिसी होने में कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा यशीष जी, आपको क्या लगता है कि किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जो लोग जॉब भी चेंज करते हैं, अगर वो किसी और कंपनी में जाते हैं, वहां पे एम्प्लॉयर अगर मेडिक्लेम पॉलिसी देता है, तो ऐसे में किन बातों का अवेयरनेस रखें? क्या कुछ ध्यान में रखकर पॉलिसी, इंडिविजुअल पॉलिसी के अलावा दूसरी सीक्वेंसिंग पॉलिसी ले सकते हैं? मेरे हिसाब से आपको ये जरूर देखना चाहिए कि क्या क्या डिजीजेज कवर्ड हैं, क्या डिजीजेज कवर्ड नहीं है, कौन सी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज आपके ऑलरेडी हैं, जिनकी वजह से आपको किस किस चीज पे क्लेम नहीं मिलेगा। आपको ये भी देखना है कि कौन से नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं आपकी पॉलिसीज पे, ताकि आप नेटवर्क हॉस्पिटल्स पर ही जाएं, क्योंकि नहीं तो आपको कैश का हिट आ जाएगा। आपको अगर रीइंबर्समेंट के तरीके से पेमेंट लेनी होगी तो आपको पहले पेमेंट करनी पड़ेगी, बाद में पेमेंट क्लेम करनी पड़ेगी। तो बढ़िया है अगर आपको कैशलेस बेनिफिट मिल जाए, जो कि नेटवर्क हॉस्पिटल्स में ही मिलेगा। तो ये सब चीजों का ध्यान रखिए। नेटवर्क प्लस ऐसी पॉलिसीज लीजिए जिसमें कि सब लिमिट्स ज्यादा ना हो। और मेरे हिसाब से जो सुपर टॉप अप कॉन्सेप्ट आया है ये काफी फायदेमंद है, इसको प्लीज ध्यान से देखिए। एक इंसान अगर आपकी तकरीबन 3 लाख रुपए की पॉलिसी अगर 5,000 रुपए की आ रही है तो 3,000 रुपए में आपको अगले 7 लाख की पॉलिसी मिल सकती है, तो आपको टोटल 10 लाख की पॉलिसी तकरीबन 8,000 रुपए में मिल सकती है। तो वो काफी फायदेमंद है। आपको वही 10 लाख की पॉलिसी अगर इंडिविजुअल पॉलिसी होगी, एक ही पॉलिसी होगी, तो वो शायद 20,000 रुपए की हो, और आपको ये सुपर टॉपअप के कारण वही पॉलिसी आपको 8,000 रुपए मिल सकती है। ज्यादा फर्क नहीं है दोनों पॉलिसीज में, स्पेशली जो सुपर टॉपअप प्लान्स हैं। टॉपअप पे फिर भी फर्क है, पर सुपर टॉपअप में फर्क नहीं है। तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए मल्टीपल हेल्थ पॉलिसी लेते समय, मल्टीपल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय? इसी बात पर हम चर्चा कर रहे हैं इंश्योरेंस क्लासरूम में। लेकिन हम हर हफ्ते एक सवाल भी पूछते हैं आपसे, हम दर्शकों से, और पिछले हफ्ते हमने सवाल पूछा था आपसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी में फ्री लुक पीरियड कितने दिन का होता है, ये हमने सवाल किया था, जिसका जो सही उत्तर है वो 15 है, ए। यानी सही उत्तर देने वाले जो हमारे लकी विनर हैं, विनर ऑफ द वीक हैं, वो हैं नेहा रामत्री। नेहा जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप विनर ऑफ द वीक हैं, और ये दिल्ली की रहने वाली हैं, साथ ही 22 साल इनकी उम्र है, और ऑक्यूपेशन से ये स्टूडेंट हैं। तो आपको नेहा बहुत बहुत बधाई कि आप विनर ऑफ द वीक हैं और आपने सही उत्तर दिया है इसका। इसके अलावा आपको इस हफ्ते का सवाल भी हम पूछते हैं, जो कि इस हफ्ते का सवाल आपको दिखाते हैं, क्या आप उत्तर दे सकते हैं उसका सही तरीके से, और हमसे संपर्क कर सकते हैं। इंश्योरेंस क्लासरूम में इस हफ्ते का सवाल है, क्या नई हेल्थ पॉलिसी लेते समय मौजूदा पॉलिसी की जानकारी देना जरूरी है? ये सवाल है, और इसके ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, ए, बी या सी। ए में यस, बी में नो, या फिर सी में आप कुछ नहीं कह सकते, तो आप सी चुन सकते हैं। इसमें एक बहुत जरूरी बात है जी, जो आपको देखनी चाहिए कि जो आपका 15 दिन का वेटिंग पीरियड है, ये रेगुलेटर ने मैंडेट कर रखा है, लेकिन कुछ कंपनीज आपको 30 डेज तक भी वेटिंग पीरियड दे सकती हैं ऑन अ वॉलंटरी बेसिस, लेकिन रेगुलेटर ने 15 डेज का मैंडेट कर रखा है। ठीक है, और जवाब भेजने का तरीका भी हम आपको बता देते हैं, जो इस हफ्ते का प्रश्न है। आप एसएमएस कर सकते हैं इंश्योरेंस लिखकर 57575 पर। इसके अलावा आप ईमेल भी कर सकते हैं सही जवाब insuranceClassroom@zenetwork.com पर। और फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद दर्शकों के सवाल जवाब को शामिल करेंगे। तो यशीष दहिया जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इंश्योरेंस क्लासरूम में। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है, और हम बातचीत आज कर रहे हैं मल्टीपल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की, जिस पर हमने ब्रेक से पहले बातचीत की कि इसके फायदे क्या हो सकते हैं, क्या प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन अब दर्शकों को भी हम शामिल करेंगे इसमें। और पहले दर्शक हमारे जो हैं वो प्रदीप त्यागी हैं, उन्होंने हमें एसएमएस किया है, मेरठ से उन्होंने एसएमएस किया है। दरअसल यशीष जी, इनका सवाल ये था कि एफडी की जगह इन्होंने पॉलिसी इन्हें दे दी गई, और आईसीआईसी बैंक एजेंट ने एफडी के एवज में एक्सीडेंटल पॉलिसी इन्हें बेच दी, जो कि अपने आप में ये अनप्रेसिडेंटेड है। तो आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। इनको एक्सीडेंटल पॉलिसी एफडी की बजाय अगर बेची गई है, इन्होंने साइन भी किया होगा एक फॉर्म पर। इन्हें पहली बात तो इन्होंने साइन किया था कि नहीं किया था, इनके सिग्नेचर के बिना ही इनको पॉलिसी बेच दी गई है। अगर इनके सिग्नेचर के बिना ही बेच दी गई है तो वो तो फ्रॉड का मामला है, सीधा इनको पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। दूसरी बात यह है, इन्हें आईसीआईसीआई बैंक को लिखना चाहिए, और इन्हें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो कंपनी है, जो कि लाइफ इंश्योरेंस साइड पर है, जिनका प्रोडक्ट वो बेच रहे होंगे,
उन्हें भी लिखना चाहिए। अगर इन्हें रिस्पांस नहीं मिलता है 30 डेज में, इन्हें ओम्बड्समैन के पास जाना चाहिए। अगर इन्हें ओम्बड्समैन से सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, IRDA को लिखें। और अगर इन्हें तब भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता है तो ये कोर्ट्स में जा सकते हैं। इन्हें एक बहुत सिंपल बात याद रखनी है कि अगर उन्हें कहीं भी फायदा नहीं मिले, रिजल्ट नहीं मिलता जो कि क्लियर हो, तो ये कोर्ट तक भी जा सकते हैं। हाँ, इनके साथ फ्रॉड जरूर हुआ है। जो समझ में आ रहा है कि इन्हें FD बोलकर इन्हें इंश्योरेंस पॉलिसी बेच दी गई है, ये गलत होता है। कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी एक FD नहीं है। इंश्योरेंस पॉलिसी में इंश्योरेंस का एक हिस्सा अहम है। तो मेरे हिसाब से इन्हें इसके ऊपर ग्रीवेंस सेल को लिखना पड़ेगा उस कंपनी आपको लगता है यशिश जी कि जैसे जो मिसकम्युनिकेशन होता है किसी भी कस्टमर के बिहाफ पर, या अगर बीमा कंपनी के बिहाफ पर मिसकम्युनिकेशन होता है, तो ऐसे में कोई रेगुलेटर होना चाहिए जिससे वो जाकर आसानी से कंप्लेन कर सके या ग्रीवेंस दर्ज करा सके? नहीं, रेगुलेटर हैं, IRDA हैं। आप डायरेक्टली IRDA को भी लिख सकते हैं। आपके काफी संगीन किस्म की मिस सेलिंग हुई है आपके साथ, आप डायरेक्टली IRDA को भी लिख सकते हैं अगर आप इंतजार नहीं करना चाहते पूरे प्रोसेस का, और वो इसे हैंडल करेंगे। लेकिन इसमें होता क्या है, आपका शायद फ्री लुक पीरियड खत्म हो गया होगा, इसीलिए आप मुश्किल हो रही है। काफी है इस समय मिस सेलिंग इंडस्ट्री में, काफी ज्यादा है। ज्यादातर ये प्रोडक्ट्स फिक्स डिपॉजिट बोलकर, गारंटीड रिटर्न्स बहुत हाई बताकर, एक आप अपने एक गांठ बांध लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट आपको 6-6.5% से ऊपर गारंटीड रिटर्न नहीं दे पाता है इंश्योरेंस का। आपको मार्केट लिंक रिटर्न मिल सकती है ज्यादा, लेकिन आपको गारंटीड तौर पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं। तो ये FD वाली रिटर्न आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट से नहीं मिल सकती। लेकिन फायदा क्या होता है इंश्योरेंस प्रोडक्ट में कि ये बहुत लंबे अरसे तक चलते हैं, आपको पहले दिन से प्रोटेक्शन देते हैं। तो इंश्योरेंस को इंश्योरेंस के लिए लीजिए।